आगे बढ़ाने के लिए ये पहली दफ़ा हुआ था मेक्सिको में। वहाँ के आदिवासियों ने अपने जल जंगल की बात के लिए ये किया था। लेकिन आज के समय ये चीज़ें काम नहीं करेगी, नहीं तो शायद फिलिस्तीन पे हमला नहीं हुआ होता। बाद में ये आगे बढ़ के सोशल मीडिया एक्टिविज्म बन गया और सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी बात रखने लग गया। जो मूवमेंट लीडर और कैडर का होता था, उस मूवमेंट को इन्फ्लुएंसर और फॉलोअर्स ने कैप्चर कर लिया। लेकिन फर्क है, ऑर्गेनाइज मूवमेंट जो होता है, जिसे हम लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट बोलते हैं, जो बांसेस भी है, यहाँ पे ऐसा रिसर्च कहता है, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये बहुत लोगों ने रिसर्च किया है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे जो लोग आपस में मेल जोल जो बनता है और जिस तरह का भाईचारा बनता है, तो वो मूवमेंट ज़्यादा काबिल होता है और ज़्यादा दूर तक जाता है। हालांकि ये धीरे होता है, लेकिन जो ऑनलाइन वाला मूवमेंट होता है वो अचानक से बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर देगा, लेकिन वो भीड़ काम नहीं आती। सन 2012 में 80 देशों में एक साथ तख्ते पलट हो रहे थे, ये सोशल मीडिया की वजह से ही था। और उसके बाद में हर जगह पे दमनकारी सरकारें आ गई और वो सरकारें बदली भी नहीं जा रही है बहुत जगह। यहाँ पे भी वही हुआ था। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अम्बेडकराइट बोल के इंटरनेट पे सेलिब्रिटी बनते हैं और इंटरनेट पे लीडर बनते हैं, जिनके बारे में साथी ने कहा था कि वो फेमस होने के लिए दलाली करते हैं। मैं उनके साथ डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई थोड़ा गलत बोल रहे हो। वो फेमस होने के लिए दलाली नहीं करते हैं, बल्कि दलाली करने के लिए ही फेमस होते हैं। तो पहले ऐसा लगता था कि भाई ये आदमी को इजीली मैनेज किया जा सकता है, कि इसे कोई दूसरा पार्टी का आदमी आके मैनेज कर लेगा। लेकिन थोड़ा अंदर जाके पता चलता है कि वो तो मैनेज होने के लिए ही बैठा है, कि आओ कोई मुझे मैनेज कर लो, थोड़ा बहुत दे दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूँगा। तो जैसा साहब ने कहा है कि जिसको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उसकी पूरी उम्र दलाली में निकल जाती है। अभी एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होता है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होता है। एक में हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, उनके प्रोग्राम होते हैं, लोग आते हैं। एक होता है इंटरनेट पे खाली अपनी बात रखना, जिसको लोग स्नैक्टिविज्म या क्लिकटिविज्म बोलते हैं। मतलब कि कुल मिला के कि आलसी वाला एक्टिविज्म, कि हमने तो क्लिक कर दिया, हमने तो लाइक कर दिया, हमने तो शेयर कर दिया, हमारा काम हो गया। रिसर्च दुनिया भर का ये कहता है कि ऐसे मूवमेंट कभी सफल नहीं होते जब तक मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जमीन पर आकर मिलेंगे नहीं, धरना प्रदर्शन करेंगे नहीं, घेराव नहीं करेंगे, कुल मिलाकर एक फिजिकल मोड ऑफ प्रोटेस्ट जिसे कहते हैं वो नहीं होगा, तब तक ये ऑनलाइन वाली चीज़ों के चक्कर में हम ना पड़े तो ज़्यादा सही रहेगा। दो अप्रैल का मूवमेंट था 2016 में, पूरा देश एक साथ आया और उससे जो SC/ST एक्ट में बदलाव हुए थे वापस भी लिए गए। लेकिन क्या वो हम दोबारा कर सकते हैं? ये नया नया सोशल मीडिया था, तो अचानक से बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया और लोग आ गए। आज ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद में जब हमने 13 पॉइंट रोस्टर मूवमेंट चलाया तो उसका थोड़ा तरीका बदल गया था। तो इस तरह से मूवमेंट भी अपने आप में इवॉल्व कर रहा है। हम शायद देख पाएँ या ना देख पाएँ, बदल रहा है, मूवमेंट भी बदल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि साहेब के जाने के बाद में 2006-07 के बाद में देखा जाए तो कुल मिलाकर जितना भी हमने तामझाम किया है, हमारा अपना मीडिया है, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो कई इधर वाले उधर वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर पावर हमारे हाथ से निकलती जा रही है। और ये काफ़ी सोचने का विषय है। हम कहते हैं कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है,
लेकिन जब से साहब कांसीराम नहीं रहे, तब से देखा जाए तो कुल मिला के जो भी बहुजन बोलने वाली शक्तियां हैं, हम कल्चरली काम कर रहे हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है। अभी हर कोई जानता, शायद ज़्यादा लोगों के पास में मूवमेंट की बात पहुंची है, लेकिन क्या हम अपना एक एमपी बना पाते हैं? शक्ति कहाँ है, पावर कहाँ है हमारे पास? तो उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। दूसरा, एक एक्टिविस्ट के तौर पे, और ये मैं काफ़ी सारे बांसुर के साथियों के साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ, और मैं फिर यहाँ मंच से भी बोल देता हूँ ये बात, शायद बहुत लोगों को बुरी भी लग जाए, कि एक एक्टिविस्ट के तौर पे जब हम जाते हैं किसी प्रोफेसर के पास में या किसी दूसरे स्टूडेंट के पास में और उन्हें बताते हैं बांसुर के बारे में, तो लोग छिटक के दूर हट जाते हैं कि बांसुर अछूतों में भी अछूत है। इसके बारे में आप जाके बात करोगे, लोगों को बताएंगे, तो लोग बोलते हैं ये, तो ये क्या है? तो मैं चाहूँगा कि मेरे बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन के महानुभाव बोलने आए, वो थोड़ा इस बात पे बताएं। और मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख उपस्थिति में हमारे बीच में मान्यवर प्रोफेसर चंद्रभूषण गुप्ता सर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्टेज पे पहुंचने का कष्ट करें। मान्यवर प्रोफेसर चंद्रभूषण गुप्ता सर। साथियों, ये प्रथम सत्र था और इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता हमारे बीच में उपस्थित मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, आप आज के इस कार्यक्रम की प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि सर आए और इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता के लिए आप अपना उद्बोधन रखें। मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली। साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का युवा मोर्चा का, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ, ये जो तमाम संगठन है, उस संगठन का ये 7वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये जो संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस अधिवेशन के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आधुनिक मनुस्मृति एक गंभीर चिंतन, ऐसा एक विषय रखा गया है। शासन प्रशासन में देखा भर्ती करना, शिक्षा का निजीकरण तथा SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी का शिक्षा और नौकरी में प्रतिनिधित्व खत्म करना, यह बहुजन को चिरस्थायी गुलाम बनाने का शासक जाति का षड्यंत्र, ये दूसरा विषय है। तीसरा है संवैधानिक अधिकार। केवल अधिकार नहीं होते हैं, बल्कि सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं। उसे केवल संगठित शक्ति के बलबूते पर ही हासिल किया जा सकता है। ये अलग अलग विषय रखे गए हैं। साथियों, हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बात समझनी है
वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, वो सोशल ऑर्डर के तहत हम लोगों को शेड्यूल कास्ट की 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। आदिवासियों को 801 टुकड़ों में बांटा गया है और जो पिछड़ा वर्ग है उसको 3743 जातियों के टुकड़ों में बांटा गया है। तो ये तीनों को मिलाकर 6247 जातियों के टुकड़ों में कुल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बांटा गया है। तो हम लोग जो है वो बटे हुए लोग नहीं हैं, हम लोग बांटे हुए लोग हैं। पहले तो जो स्टूडेंट है, यूथ है, बेरोजगार है, जो SC ST OBC के हैं, उनको ये तथ्य समझ में आना चाहिए पहले नंबर पर। क्योंकि हम लोग इस देश में बदलाव चाहते हैं, हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो परिवर्तन की चाहत रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। पहले नंबर पर ये बात समझनी है। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो जो आपको करना है, जो काम करना है, वो काम आप कर नहीं पाओगे। पहले नंबर की बात है, जो वॉलंटियर्स लोग हैं, तो जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को बैठने के लिए जगह का प्रबंध करो ताकि वो लोग शांति से बैठ सकें। साथियों, तो मैं आपको पहले नंबर का जो विद्यार्थी है, युवा है, बेरोजगार है, उसको सबसे अहम बात क्या जानना है कि हम लोगों को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के तहत 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। तो पहले ये बात समझिए। आपको मान लो ये बात समझ में नहीं आती है, आप कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या करना होगा भविष्य में यही समझ में नहीं आएगा। पहले तो काम जो है, पहला काम पहले करना होता है, पहला काम दूसरे नंबर पर करना नहीं होता है, पहला काम पहले करना पड़ता है। अगर हम पहला काम दूसरे नंबर पर करें तो हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। अभी मेरे पहले एक साथी ने बात की कि